हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। हिंदी क्षितिज भाग 2 से प्रीवियस लेक्चर में हमने एक चैप्टर यहाँ पर पढ़ा, जिस चैप्टर का नाम है लखनवी अंदाज। यशपाल जी ने लिखा है। आज की क्लास में इस चैप्टर के सारांश को और साथ में कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। तो आइए, इस चैप्टर में क्या कुछ लेखक ने हमें बताया। तो लेखक को पास ही में कहीं जाना था। लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया कि उसमें भीड़ कम होगी। जो यशपाल जी हैं, उनको कहीं जाना था पास में ही, तो उन्होंने जो है ये सोच करके सेकंड क्लास का टिकट लिया कि उसमें भीड़ कम होगी और वो एकांत में प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी कहानी को लिखेंगे। तो उनको लगा कि वे आराम से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नई कहानी के बारे में सोच सकेंगे। तो ये सोच के साथ जो है वो उस ट्रेन के डिब्बे में जाते हैं। पैसेंजर ट्रेन खुलने को थी। लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत, जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था कि उनको एकांत मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अनुमान के विपरीत उन्हें डिब्बा खाली नहीं मिला। डिब्बे में पहले से ही लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालथी मारे वहां बैठे थे। उनके सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक का अचानक चढ़ जाना उस सज्जन को भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो जैसे ही लेखक उस ट्रेन के डिब्बे में चढ़े तो वो क्या देखते हैं, जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था कि उनको जो है एकांत मिलेगा और वो जो है आराम से प्राकृतिक दृश्य को देखते हुए क्या करेंगे, एक जो है कहानी, नई कहानी को वो लिखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या होता है देखिए, सज्जन को अच्छा नहीं लगा, लेकिन जैसे ही वो उस ट्रेन के डिब्बे में पहुंचे तो उनका जो है वहां पर आना उस सज्जन व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा। उसने जो है लेखक के आने पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेखक को लगा शायद नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया है ताकि वे अकेले यात्रा कर सके, परंतु अब उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं दिखाई। लेखक को लगा शायद नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया है ताकि वे अकेले यात्रा कर सकें, परंतु अब उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब देखो, लेखक को क्या लगा कि वो जो है इस सेकंड क्लास का टिकट लेंगे, क्योंकि जो जनरल टिकट होती है उसमें बहुत सारी भीड़ होती है, सामान्य लोग सभी उसमें जाते हैं। तो अब उनको लगा मैं सेकंड क्लास का लूंगा तो वहां मुझे एकांत मिलेगा। लेकिन वहां पहले से जो व्यक्ति बैठा है उस व्यक्ति को भी यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वहां पर लेखक का आना, कि कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। तो अब लेखक उसके बारे में सोच रहे हैं कि शायद इस व्यक्ति को इसलिए अच्छा नहीं लगा है क्योंकि वो नवाबी अंदाज में बैठा हुआ था, और कोई मजले पोस्ट का जो व्यक्ति है, मजले दर्जे का जो व्यक्ति है, उस मजले दर्जे में सफर करता देखे, यानी कि वो जो है अब उसकी जो हरकतें हैं वो नवाबों जैसी हैं, यानी कि वो अपने आप को नवाब समझता है। और वो ये उसको बिल्कुल शायद ये पसंद नहीं है कि उसको जो है कोई इस तरह से मजले दर्जे में सफर करता देखे। उन्होंने शायद खीरा भी अकेले में सफर वक्त काटने के लिए ही खरीदा होगा। अब लेखक ये सोच रहे हैं, क्योंकि एक लेखक का दिमाग, वो जब खाली बैठते हैं तो कुछ न कुछ सोचते हैं। तो यहाँ लेखक सोचते हैं कि शायद उस व्यक्ति ने खीरे भी इसीलिए खरीदे होंगे ताकि वो अकेले में जो है अपना वक्त काट सके। परंतु अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाई। नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे। अब जो है किसी इस प्रकार के किसी अन्य व्यक्ति के वहां पर सामने होने के बावजूद वो जो है उस खीरे को नहीं खा पा रहे थे, परंतु लगातार कनखियों से लेखक की ओर देख रहे थे। लेकिन वो तिरछी नजर से लेखक की ओर देख रहे थे। अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए खीरे का लुत्फ उठाने को कहा, परंतु लेखक ने शुक्रिया करते हुए मना कर दिया। नवाब ने बहुत ढंग से खीरे को धोकर छीले, काटे और उसमें से जीरा, नमक, मिर्च बुरक कर तौलिए पर सजाते हुए पुनः लेखक से खाने को कहा, किंतु वे एक बार मना कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दूसरी बार पेट खराब
होने का बहाना बनाया। अब क्या हुआ, उस व्यक्ति ने, जब लेखक आया, शुरुआत में तो उनका कोई स्वागत नहीं किया, कोई उत्साह नहीं दिखाया, लेकिन थोड़ी ही देर में वो व्यक्ति अचानक से लेखक को संबोधित करता है, उनको पुकारता है और उनसे जो है खीरे खाने के लिए जो है उनको कहता है। लेकिन लेखक ने भी शुक्रिया कहकर मना कर दिया। नवाब ने बहुत ढंग से उस खीरे को धोया, पहले तौलिए को झाड़ा, फिर पानी से उसे बाहर करके धोया, फिर उसकी जो उसे जो है उसमें जो झाग होता है वो निकाला और बहुत तरीके से उसे काट करके उसके जो है फांकों में उसे काटा, उसमें नमक मिर्च और जीरा बुरक करके उसे तौलिए पर बहुत ढंग से सजाया और पुनः लेखक को ऑफर किया कि आप खीरा खाइए। लेकिन लेखक एक बार मना कर चुके थे। लेखक के मुंह में पानी आ रहा था खीरे को देखकर, उसमें नमक मिर्च लगा देखकर, लेकिन वो अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए अब उस खीरे को नहीं खा पा रहे थे। तो उन्होंने जो है फिर अब क्या बहाना मारा कि मेरे पेट में कुछ खराबी है, इसलिए वो अब जो है खीरे खाने से बिल्कुल भी मना कर देते हैं। लेखक ने मन ही मन सोचा कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजर से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। अब लेखक उनको समझ गए, उन्होंने भांप लिया कि ये व्यक्ति जो है अपने आप को रईस बनते हैं, लेकिन लोगों से बचने के ख्याल में अपनी असलियत पर वो उतर आए हैं। नवाब साहब खीरे की एक फांक को उठाकर होठों पर ले गए, उनको उसको सूंघा, खीरे की स्वाद का आनंद में उसकी जो पलकें हैं वो मूंद गई, मुंह में पानी आए, पानी का घूंट गले में उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। अब देखो, इस व्यक्ति ने एक अजीब सी हरकत करी। इसने जब लेखक को दोबारा ऑफर किया तो लेखक ने मना कर दिया। अब लेखक इसे भांप गए कि ये व्यक्ति जो है दिखावटी है, ये अपने आप को जो है नवाब दिखाना चाहता है, लेकिन अब इसकी असलियत सामने आ गई है। अब ये क्या करे, खीरे तो रखे हैं, काटने भी है और खा भी रहा था। तो अब इसने क्या किया, इसने उस खीरे को बहुत ढंग से जो है पहले उसे धोया पोंछा, फिर उस पे जो है झाग उसका निकाला, आराम से उसको फांकों में काटा और उसमें नमक मिर्च और जीरा बुरक दिया। इस सब को देखकर लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन वो जो है एक बार मना कर चुके थे और वो अब खीरे को नहीं खा पा रहे थे, उन्होंने मना कर दिया दूसरी बार ये बहाना लगा करके कि मेरा जो है पेट खराब है। इस व्यक्ति ने भी क्या किया, उसने उस खीरे को उठाया, अपने नाक तक ले गया, उस प्रकार से उस खीरे को उसने बहुत अच्छे से उसका जो है स्वाद लिया, यानी कि उसका जो है आनंद लिया, खाया नहीं, बस सूंघा उसको और अपनी आंखें, और स्वाद इस प्रकार से ले रहा है जैसे उसे सच में बहुत मजा आ रहा हो। अपनी आंखें, अपनी उसने पलकें मूंद ली, मुंह में उसका पानी आया और उस पानी की घूंट को भी उसने पी लिया। यानी कि जब आपके मुख में पानी आता है ना, तो आप क्या करते हो, आप उसे घूंट देते हो और वो अगले व्यक्ति को दिखता है, और ये सब लेखक देख रहा है। तो लेखक ने क्या कहा, इन सब के बावजूद उसके मुख से पानी आया और पानी की घूंट जो है उसके गले से उतर गया। तब उस व्यक्ति ने क्या किया, उस फांक को खिड़की के बाहर फेंक दिया और एक एक करके वो सभी फांकों को इसी प्रकार से खाता गया। खाया नहीं, बस सूंघा और मुख में जो पानी आया उसकी घूंट गले से उतारा और उन खीरे की फांकों को उसने खिड़की से बाहर फेंक दिया। ठीक है, फांकों को फेंकने के बाद उन्होंने तौलिए से हाथ और होंठों को पोंछा और फिर गर्व से लेखक की ओर देखा। अब जो है ये सब करने के बाद उसने बहुत जैसे कि अपने हाथ और मुख से उस तौलिए को पोंछा और फिर जो है बड़े गर्व से, यानी कि बहुत जैसे उसे अपने चेहरे पर जो है बहुत ज्यादा कि मैं जो हूँ एक नवाबी अंदाज में, खीरा भी खाने का हमारा जो है अलग ही अंदाज होता है। तो इस तरह से वो लेखक की तरफ जो है गर्व से देख रहा है और इस नवाब इस्तेमाल से थक कर लेट गए और वो वहां पर लेट गया। लेखक ने सोचा कि खीरा इस्तेमाल करने से क्या पेट भर सकता है, तभी नवाब साहब ने डकार ले ली। अब जब तक लेखक ये सोचते थे कि इस व्यक्ति ने जो है इस प्रकार से जैसे लेट गया, जैसे कि ये थक गया होगा और अब पेट भर, देखो इंसान का जब पेट भूखा रहता है तो तब वो क्या करता है, उसे नींद नहीं आती है। वो व्यक्ति ऐसे लेट गया जैसे कि उसने खीरा खा लिया हो और अब उसका पेट भर गया होगा और वो अब आराम फरमा रहा हो। अब लेखक जैसे ही ये सोच रहे थे कि क्या सिर्फ खीरे का
खीरा इस्तेमाल करने से क्या पेट भर सकता है? तभी नवाब साहब ने डकार भी ले ली। अब देखो, इतना ही नहीं, उस व्यक्ति ने डकार भी ली और बोले खीरा होता लजीज पर पेट पर बोझ डाल देता है। लेखक से क्या कहता है कि होता तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये हमारे पेट पर बोझ डाल देता है। ये सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे के गंध से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों की इच्छा मात्र से नई कहानी बन सकती है। तो इसी में जो है, अब ये लेखक ने क्या सोचा कि ये जो है, जब एक व्यक्ति बिना खाए डकार ले सकता है, तो क्यों ना इस व्यक्ति की कहानी लिखी जाए। तो इसी पर इन्होंने ये कहानी लिख डाली। ठीक है, तो आइए, यहाँ इनके जीवन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था और थोड़ा सा शॉर्ट हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी कांगड़ा में इन्होंने ग्रहण करने के बाद ये लाहौर के नेशनल कॉलेज से इन्होंने बीए किया। वहां इनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण ये जेल भी गए। इनकी मृत्यु सन 1976 में हुई थी। इनके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? इन्होंने कुछ कहानी संग्रह लिखी है, जिनके नाम है ज्ञान दान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता। कुछ उपन्यास इन्होंने लिखा, जिनके नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं। झूठा सच, अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड और दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात। तो ये कुछ उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। अब इस चैप्टर से कुछ यहाँ पर आपके कठिन शब्द हैं, इनको भी आप लिख लेंगे। तो आइए, मुफस्सिल यानी कि केंद्र में स्थित नगर के इर्द गिर्द स्थान। यहाँ पर उतावली यानी कि जल्दबाजी। चलिए, प्रतिकूल अर्थात विपरीत, प्रतिकूल यानी कि विपरीत। सफेद पोश यानी कि भद्र व्यक्ति, भद्र व्यक्ति। अपदार्थ वस्तु यानी कि तुच्छ वस्तु। अब यहाँ अपदार्थ वस्तु किसे कहा है? खीरे को। खीरा बहुत सस्ती चीज है, और कोई नवाब जो है अंदाज में, नवाबी अंदाज में वहां बैठा व्यक्ति जो है वो खीरा खा रहा था। मतलब उसने अपने पास खीरे रखे थे काटने के लिए, खाने के लिए। तो इसे देख करके उसे ऐसा लगा कि शायद जो है अब मुझे जो है कुछ कहीं ना कहीं मेरी नवाबगिरी में जो है उसका जो है मानहानि हो रही है, क्योंकि एक नवाबी अंदाज में बैठा व्यक्ति अगर खीरा खा रहा है तो उसने भी जो है बड़े अलग तरीके से इस खीरे को खाया। उसने बस खीरे की फांकों को सूंघा, बहुत तरीके से उसे काटा और फिर उसे बाहर फेंक दिया, उसे खाया नहीं। गंवारा न होना यानी कि मन के अनुकूल न होना, गंवारा न होना अर्थात मन के अनुकूल न हो। चलिए, आगे है लथेड़ लेना यानी कि लपेट लेना। लथेड़ लेना अर्थात लपेट लेना। नेक्स्ट है एहतियात, एहतियात, एहतियात यानी कि सावधानी, करीने से, ढंग से। सुर्खी अर्थात लाली, भाव भंगिमा, मन के विचार को प्रकट करने वाली शारीरिक क्रिया। भाव भंगिमा अर्थात मन के विचार को प्रकट करने वाली जो शारीरिक क्रिया है। स्फुरन, पकड़ना, स्फुरन अर्थात पकड़ना। नेक्स्ट है प्लावित होना अर्थात पानी भर जाना। प्लावित होना यानी कि पानी भर जाना। पनियाती यानी रसीली, पनियाती, रसीली। तलब यानी कि इच्छा। लेखक ने कहा कि अभी तलब भी नहीं हो रही, यानी कि अभी इच्छा नहीं है। मैदा यहाँ उन्होंने पेट के लिए कहा है। उन्होंने क्या कहा है? अभी मैदा भी ठीक नहीं है, अर्थात पेट भी ठीक नहीं है। संतृष्ण, इच्छा सहित, संतृष्ण अर्थात इच्छा सहित। तस्लीम, सम्मान में, तस्लीम अर्थात सम्मान में।
चलिए नेक्स्ट है सिर खत्म करना, सिर खम करना, सॉरी, सिर खम करना यानी सिर झुकाना। तहजीब अर्थात शिष्टता, शिष्टता, तहजीब, शिष्टता। नफासत, नफासत, स्वच्छता। नफीस, बढ़िया, नफीस, बढ़िया। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, सूक्ष्म, एब्स्ट्रैक्ट अर्थात सूक्ष्म। शकील, आसानी से न पचने वाला। शकील, खीरे को कहा ना, उस नवाबी स्टाइल में बैठे उस व्यक्ति ने क्या कहा कि ये होता तो ठीक है, लजीज है, लेकिन ये जो है बड़ा शकील होता है, जो आसानी से पचता नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे रेशे होते हैं जो उसका कवर होता है। आगे क्या कहा है? नामुराद, नामुराद अर्थात बेकार चीज। ज्ञान चक्षु अर्थात ज्ञान रूपी नेत्र। ये सब देख करके लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। यदि कोई व्यक्ति बिना खाए डकार ले सकता है, बिना पेट भरे, पेट डकार कब आती है? जब आपका पेट भरता है। जब बिना पेट भरे ही डकार आ सकती है, तो कोई कहानी क्या बिना किसी पात्र के, बिना किसी विचार के नहीं लिखी जा सकती है? तो यहाँ पर ज्ञान चक्षु, ज्ञान रूपी नेत्र अर्थात ज्ञान रूपी नेत्र। तो ये इस चैप्टर के कुछ प्रश्न शब्दार्थ हैं, और अब आगे हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर करें। तो आइए प्रश्न उत्तर देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? चलिए पहला प्रश्न, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं, लेखक डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में खलन पड़ जाने का असंतोष दिखाई दिया। जैसे ही वहां पर लेखक पहुंचे तो उस व्यक्ति के आंखों में उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो वो व्यक्ति जो है बड़ा परेशान हो गया है, असंतोष सा जो है उनकी आंखों में दिखाई दिया, क्योंकि वो भी एकांत चाहते थे। ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्साह प्रकट नहीं किया। तो जब वो पहली बार उस ट्रेन में पहुंचे तो उन्हें देखकर जैसे कि उनको जो है बहुत जो है अचंभा सा हो गया कि व्यक्ति कहाँ से आ गया, होता ना कि अरे यार ये तो कहाँ से आ गया है, तो ऐसा कहते ना हम। तो ऐसा ही कुछ उस व्यक्ति के साथ भी हुआ था। तो उस व्यक्ति ने भी कुछ ऐसे लेखक को देखा जैसे कि वो लेखक जो है उस व्यक्ति के एकांत में जो है असंतोष फैला रहा हो, विघ्न डाल रहा हो। ट्रेन में लेखक के साथ अब उसने जो है उसके बाद उस व्यक्ति से यानी लेखक से कोई बातचीत नहीं की, ठीक है। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हुआ। इन सब बातों से लेखक को लगा कि नवाब साहब को शायद मेरे यहाँ आने पर जो है कुछ जो है दिक्कत हुई है। उनको जो है ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कि इस व्यक्ति को जो है बिल्कुल भी उत्सुकता जो है नहीं हुई। तो लेखक के अचानक डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में खलन पड़ जाने का असंतोष दिखाई दिया। ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्साह नहीं प्रकट किया। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 2, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च उस पर बुड़का, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया है? मात्र उसे सूंघा, बड़ी मेहनत से उसे काटा, धोया,
उसकी जो झाग, गुत्थी से झाग निकाला और उसे फांकों में काटा, नमक मिर्च उस पर बुरका और अंत में उसको जो है खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? उनका ऐसा करना उनके किस प्रकार के स्वभाव को इंगित करता है? तो यह बर्ताव स्वयं को खास दिखाने और लेखक पर अपनी अमीरी का रौब झाड़ने के लिए था। ये वास्तविक में ये अपने आप को क्या दिखा रहे थे? ये बर्ताव स्वयं को खास दिखाने और लेखक पर अपनी अमीरी का रौब झाड़ने के लिए था। उनका ऐसा करना दंभ, मिथ्या और आडंबर, प्रदर्शन प्रियता एवं उनके व्यवहारिक खोखलेपन की ओर इंगित करता, संकेत करता है। तो ये जो है वास्तव में क्या चीजें यहाँ पर देखो, वो तो करना क्या चाहते थे? वो लेखक पर अपनी अमीरी का रौब दिखाना चाहते थे, वो अपने आप को खास बताना चाहते थे, वो उस अंदाज में कि हम जो हैं बड़े नवाब हैं। लेकिन ऐसा जो है वास्तव में एक दंभ, मिथ्या, आडंबर, प्रदर्शन प्रियता एवं उनके व्यवहारिक खोखलेपन की ओर संकेत करता है। ये व्यक्ति जो है बड़ा दंभ, मिथ्या, आडंबर वाला दिख रहा था। प्रदर्शन इसको बड़ा प्रिय है कि दूसरे को दिखाना है कि देखो हम इतने अमीर हैं, हम खीरे को भी इस तरह से खाते हैं, यही चीज तो दिखा रहा था। और उनके व्यवहारिक खोखलेपन की ओर इंगित करता है कि वो जो है व्यवहारिक रूप से वास्तव में खोखला है ये व्यक्ति, क्योंकि अगर वो वास्तविकता से जो है अपने आप को दिखावा कर, इस मात्र खीरे से वो इतना बड़ा जो है ढोंग कर रहा है, आडंबर दिखा रहा है, तो वो जो है वास्तव में उसका व्यवहार खोखला है। तो ये जो है इन बातों पर संकेत करता है। चलिए अब आगे नेक्स्ट प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यह सवाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? यहाँ लेखक ने कहा कि जब एक व्यक्ति बिना खाए ही डकार ले सकता है, तो बिना विचार, बिना किसी घटना के, बिना किसी पात्र की भी कहानी लिखी जा सकती है। तो ऐसा जो है लेखक ने कहा है। आप इससे जो है कहाँ तक सहमत हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो अपने इस कथन के द्वारा लेखक ने नई कहानी के दौर के लेखकों पर व्यंग किया है। किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्वों, कथा वस्तु, घटना और पात्र आदि के बिना संभव नहीं होती है। वास्तव में ये कथन उन्होंने जो है उन लेखकों पर व्यंग माला है जो बिल्कुल बिना किसी घटना के, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी कथा वस्तु या घटना पात्र के ही जो है कहानियां लिख देते हैं। उन सब पर एक व्यंग है। घटना तथा कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं, पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं, ये कहानी के लिए आवश्यक तत्व हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये एक प्रकार से लेखक ने व्यंग किया है। ये जो है उन लेखकों के लिए जो नई कहानियां लिखते हैं, ठीक है, और उन कहानियों का कोई जो है कथा वस्तु नहीं होती है, उनमें जो है कोई घटना नहीं, कोई पात्र नहीं, कोई कहीं से भी जो है कहानी लिख दे रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहोगे? आप इस निबंध को क्या नाम दे सकते हैं? यहाँ तो लेखक ने क्या कहा है? लखनवी अंदाज, ठीक है, लखनवी अंदाज, ठीक है। इसके अलावा आप इसे क्या नाम दे सकते हैं? देखो इस कहानी में जो है एक झूठी शान दिखाई जा रही है। इस व्यक्ति के द्वारा एक सिर्फ मात्र खीरे को लेकर वो अपनी झूठी शान दिखाना चाहता है। तो इसका जो है दूसरा नाम क्या हो सकता है? झूठी शान भी इसे रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब ने अपनी झूठी शान शौकत को बरकरार रखने के उद्देश्य से अपनी इच्छा को भी नष्ट कर दिया, यानी उसकी खीरे खाने की जो इच्छा थी, उसके मुंह में पानी भी आने के बावजूद भी उसने पानी की घूंट को अपने गले से उतार लिया और खीरे को खिड़की से बाहर फेंक दिया, ठीक है। और देखो जो व्यक्ति दिखावा करता है उसे फर्क नहीं पड़ता है कि अगला व्यक्ति कौन है, उसके जान पहचान का है या नहीं, बस उसे दिखाने से मतलब है, बस वो दिखावा ही करता है। तो वैसे लेखक उसके लिए जो है कोई जानकार भी नहीं था कि जो उसे जानता हो और उसकी अब जो है नवाबगिरी में, उसकी प्रतिष्ठा में कमी आ रही होगी, लेकिन फिर भी जो है वो दिखावा कर रहा था, तो वो जो है झूठी शान दिखा रहा था। तो इसका अच्छा नाम एक दूसरा यहाँ झूठी शान भी रखा जा सकता था।
नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में आपको यहाँ पर व्यक्त करना है। तो देखिए, सेकंड क्लास के एकांत डिब्बे में बैठे नवाब साहब खीरा खाने की इच्छा से 2 ताजे खीरे एक तौलिए पर रखे हुए हैं। तो ये सब आपने जो अभी इस कहानी में पढ़ा है वो सब आप लिख लेंगे, ये तो हम कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपने नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र आपको प्रस्तुत किया गया है यहाँ पर, और आपको इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त करना है, यानी कि जितना भी आप समझे अभी तक उसको आप अपने शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। और इस तरह से ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।